देखो इकोनॉमिक्स में आप लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम सीखते थे मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। अब जो हमारी अर्थव्यवस्था चलती है उसमें कुछ फैक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे एक है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। दूसरा फैक्टर क्या करता है? क्षेत्रफल। दूसरा क्षेत्रफल। अब हमें मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पढ़ना है, समझना बात को, तो हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। क्योंकि जब हम पॉलिसी बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, तो हमें पता तो हो कि 10 को, जैसे हमने कहा कि आपके पास 100 रुपए है, इनको बांट दो, तो आप पहला क्वेश्चन क्या करोगे? मैम कितने लोगों को करोगे? मान लो अगर एक व्यक्ति होगा तो उसको 100 दे दोगे, 2 होगा तो 50 दे दोगे, 10 होंगे तो 10 दे दोगे, 20 होंगे तो 5 दे। तो कैसे पता चलेगा? जनसंख्या हमें पता होना चाहिए। हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास जो पैसा है, तो कितने लोगों के बीच हमें काम करना क्लियर होना चाहिए। तो कितनी है मध्य प्रदेश की जनसंख्या? जल्दी 7,26,9। अब ब्रह्मा भी आ जाए तो भूलेगी क्या? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या कर ली? प्रैक्टिस कर ली ना, आप ही लोग को याद हुई। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,000। है ना जी। अब हम इतना समझ गए कि हमें मध्य प्रदेश का जो कुछ भी करना है, किसके बीच करना? जनसंख्या। समझ गए। अब हमें ये पता चल गया क्षेत्रफल। अब हमें और थोड़ा सा पता चल जाए तो हम चीजें अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कोई भी नए जिले का कलेक्टर आता है तो सबसे पहले वो क्या, वहाँ की स्थिति पता करता है। जैसे मान लो पन्ना जिले में आए तो पता करेगा पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है। जैसे आप दूर नहीं जाना, कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, दोनों में एक पॉलिसी अपना सकता क्या? राजस्थान सूखा एरिया है और मध्य प्रदेश अच्छा प्राकृतिक, यहाँ 33% से ज्यादा बन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। ठीक हो बच्चा? हम लोग देखो क्या बता रहे थे हम? जनसंख्या, क्षेत्रफल। अगर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है और राजस्थान का मुख्यमंत्री, तो दोनों जगह की उसको पता होना चाहिए स्थिति क्या है। तो पहला फैक्टर जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल। इसके बाद क्या है कि जब ये उसको पता चल जाएंगे तो अब अपन को पता चल रहा है क्या? जनसंख्या घनत्व। इसका अर्थ समझते हो आप लोग? जनसंख्या जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि किसी को परिभाषा? जनसंख्या क्षेत्रफल। अब इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे थे। जनसंख्या घनत्व क्या होता कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। अब एक चीज और समझा करो आप लोग, कुछ चीजें जैसे आप लोग का धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब आपसे कोई पूछे तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या बताओ, तो आप कह दो 7,26,26,809 वर्ग किलोमीटर। तो क्या सही? नहीं है ना? वर्ग किलोमीटर जगह में आएगा। वो आपसे कोई पूछे क्षेत्रफल बताओ, और आप कह दो 3,08,252 जने रहा मध्य प्रदेश में। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? जैसे पहले आपको 7,26,26,809 याद होना बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन अपन को याद हो गया। अब अपन को धीरे धीरे आगे बढ़ना, तो जब ये याद हो गया तो अपन को यूनिट पे ध्यान देना। तो वर्ग किलोमीटर क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व की, तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती। तो मध्य प्रदेश का कितना है? 236 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 236 वर्ग किलोमीटर। समझ गए? कितने लोग रहते? 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 236। क्लियर? अब अगर हमारे भारत में आ जाए, भारत में, तो यहाँ पे एक चीज और समझनी, जनगणना 1872 से शुरू हुई थी। पता है आपको? पता है? लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है।
लेकिन 1872 में शुरुआत हुई थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई थी। तो 1881 से शुरू हुई, फिर से किसके समय में, रिपन। ये जो अंग्रेजों के समय के सारे चीजें बताया करे ना, ये कौन कहलाए उस समय के, गवर्नर जनरल या वायसराय, समझ गए। तो मेयो के समय हुई तो 1872 में, लेकिन ये सिस्टम से नहीं हुई। अगर आएगा कि पहली जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, 1872 से, लेकिन सिस्टम से नहीं थी पूरे देश में। तो शुरुआत कब से हुई थी, 1883 में, रिपन के समय, ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए ना। इसके बाद में पहली जनगणना कब हुई, 1951 में हुई। अब जनगणना हर 10 साल में होती, कितने में होती, लास्ट कब हुई थी, 2011। अब 2011 में हुई थी, वो 2021 में होनी थी अगली, लेकिन आ गया कोरोना, जिसके कारण क्या हुआ, कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो तब से अभी तक क्या हो गया, वो सिस्टम नहीं बन पा रहा। अब डिजिटल जनगणना की बात चल रही ना, समझ गए। तो अब अभी हम काय को मानते, पैमाना 2011 की जनगणना को। अब जैसे कहा जा रहा है कि इंडिया ने किसको पीछे कर दिया जनसंख्या में, चीन को कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये अभी हमारे पास ऑथेंटिक वो डेटा नहीं है, कर दिया है, लेकिन हमारे पास कब आएगा, जब हमारी अगली जनगणना हो जाएगी। तो जब तक 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7,36,809। क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब इसके बाद ले लो आप क्या, वो लिंगानुपात और ले लो मध्य प्रदेश का। ये सारी चीजें का, जैसे आपको अगर इतनी चीजें, ये सब फैक्ट पता होंगे, तो आप मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो समझ पाओगे कि नहीं, समझ पाओगे। अगर जैसे मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है काय में, क्षेत्रफल में है ना, राजस्थान के बाद दूसरा नंबर है, और जनसंख्या में छठवां है। पहले 7वां था, लेकिन जब से 2014 में तेलंगाना अलग हो गया, कब अलग हुआ, 2 जून 2014 पढ़ाया था ना, 2 जून 2014 को लास्ट राज्य कौन सा बना, तेलंगाना। तो जब से तेलंगाना अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश कौन सा नंबर आ गया, छठवां, काय में, जनसंख्या। तो देश में अगर पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा राज्य कौन सा है, और जनसंख्या के हिसाब से छठवां राज्य। अब क्वेश्चन समझ, जनगणना कब हुई लास्ट, 2011। तब मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे था जनसंख्या में, बीच में तुम्हारा जो तेलंगाना अलग हो गया, किससे, आंध्र प्रदेश से। उससे पहले आंध्र प्रदेश था। तो जब आंध्र प्रदेश बट गया तो कम हो गया ना, तो मध्य प्रदेश आगे चला गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है, कौन सा है, सातवां है ना। और जब 2014 को तेलंगाना अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश कौन सा बन गया, अब बात करें हम लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता, प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 किसकी संख्या, महिला। अब जब हमें ये पता होगा, क्योंकि हमने अपने संविधान की जो उद्देश्य का है उसमें क्या लिखा, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, जिसमें 49% महिलाएं हैं और 51% क्लियर। तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे यहाँ क्या कंडीशन है। तो जब लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 931। अब समझना कितने पुरुष कम, कितनी महिलाएं कम कहलाए, कितनी कहलाए, 69 कहलाए। अब ये गैप हमें, जब हम 1000 में देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, अरे 69 तो कम है, कितनी, 69। लेकिन ये 69 जब 1000 में हमें ये दिख रही, और जब इतनी बड़ी जनसंख्या में ये लिंगानुपात करो तो फिर कम है ना। इसीलिए हम क्या ले आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाए ना। महिलाओं की शादी करने लगी, कन्याओं की शादी करवाने लगी सरकार।
कन्याओं को क्या करने लगी, लड़कियों को मुफ्त साइकिलें बांटने लगी। उनकी 6 से 14 वर्ष की शिक्षा तो मुफ्त है, लेकिन लड़कियों को क्या कर दिया कि कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिल रही, 9 to 12 भी मिल रही, ताकि क्या हो, हमारे देश में लिंगानुपात बढ़े। क्या हो, क्योंकि ये जो गैप है ये क्या हो रहा है, ये हमें बहुत यहाँ चीज लग रही। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो मर्द से गर्म में पहले कारण बेटे की चाह है, बेटे की चाह। अब अगर 4 लड़कियां हो गई तो हमें 5वां क्या चाहिए, तो इसके कारण क्या कर देते, भ्रूण हत्या कर देते। और जब जो 4 लड़कियां हुई, और हमारे यहाँ देश में क्या है, आधार में गरीबी है, और जो वो 4 लड़कियां हुई वो 5वां हुआ या 6वां हुआ, तो हमारे यहाँ गरीबी ऑलरेडी है, और जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो और गरीबी बढ़ेगी कि कमी होगी, बढ़ेगी। जब गरीबी बढ़ेगी तो हम क्या उनकी शिक्षा पे ध्यान देंगे? शिक्षा तो 2 नंबर कर दो, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे? अच्छा, आप लोग दूर नहीं जाओ, जिस घर में 5 बच्चे हो और जिस घर में 1 बच्चा हो, किसका ज्यादा बेहतर पालन पोषण एक का होगा? तो हमारे यहाँ हर चीज क्या चलती, साइकिल चलती। साइकिल से मतलब क्या होती, चक्र चलता है। क्या चलता है? चक्र। हमने यहाँ लिंगानुपात कम, हमें क्या है, बेटे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती। मैटर दोनों करते, बेटी अपनी जगह अच्छी, बेटा अपनी जगह अच्छी, लेकिन हमारे यहाँ उसको क्या, जो हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज है तो वंश किसको माना जाता है, बेटे को माना जाता है। तो बेटे के कारण हम बेटियों को क्या कर देते, बेटी सब कुछ चाहिए लेकिन पहले बेटा चाहिए। क्लियर? हालांकि अब सोसाइटी चेंज हो रही है, बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन टाइम लग रहा, बदलाव में टाइम लग रहा। और इंडिया में बदलाव देरी से आता है, इसलिए हम लोग पिछड़े हैं। तो जब हमने बेटे को प्रायोरिटी दी, हमारे यहाँ जो संरचना है वो कैसी, गरीब वाली है ही। मान सकते जैसे आज आपको अगर सरकार 5,000 रुपए मुफ्त में भी बांट दे, तब भी आपको सेवफल नहीं लेना, तब भी नहीं खरीदना केला। क्या खरीदोगे आप? क्या खरीदोगे? जो हमारे स्वास्थ्य शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर सरकार 5,000 रुपए किताब के लिए देगी तो कितने लोग हैं किताब खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो संरचना है वो ही दिक्कत कर रही। तो जब ये चीज हुई तो फिर बच्चे ज्यादा हो गए, और गरीबी पहले से है, और हमने उसको उनका स्वास्थ्य अच्छे से देखा नहीं, शिक्षा अच्छे से दी नहीं। अब जब 5-6 बच्चे हो गए, वैसे गरीबी समझना आप लोग, गरीबी है, 5-6 बच्चे हो गए, जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो वो प्रेशर बनने लगी, बोझ बनने लगी। जब वो बोझ बनने लगी तो हमने कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी। जब कम उम्र में शादी कर दी तो वो क्या शारीरिक मैच्योर हो पाए, उनको पोषण मिला क्या? अब उनकी हमने जब कम उम्र में शादी कर दी तो जो उनके बच्चे होंगे वो कुपोषित होंगे कि पोषित होंगे? अब जब वो कुपोषित होंगे तो फिर वो आगे जाके क्या होगा, वो अगली पीढ़ी कुपोषित होगी। तो हमारे यहाँ ये साइकिल चल रही ना, साइकिल मतलब चक्र चल रहा, और हम क्या यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या कर रही है सरकार जैसे कह देती है कि अगर 2 बच्चों से ज्यादा है तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। तो ये सब क्यों ला रही, ताकि हमारी जनसंख्या हमारे लिए वरदान रहे, ना कि अभिशाप। क्या ना रहे? अभिशाप। और हमारे यहाँ जैसे एरिया है तो ये तो इतना ही है। अब इसमें चाहे आप 10 लोग रख लो और चाहे 1,000 लोग रख लो, जैसे क्षेत्रफल के 3,08,252, ये बढ़ जाएगा क्या? ये बढ़ सकती है, घट सकती, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। तो हमें इसके उसके बीच क्या बनाना है, तालमेल। इसको हम कैसे, अब जैसे हमने इतनी सारी समस्याएं बता दी ना कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या में जो गरीबी है, जो उसका कारण क्या है, ये सब बता। अब हमें सुझाव भी देना पड़ेगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि तुमने इतनी सारी समस्या बता दी, आप बताओ सुझाव भी बताओ। सुझाव क्या है? सबसे पहले तो हमें बेटे को प्राथमिकता नहीं देनी होगी, जो हमें क्या होगा, जो हमें ईश्वर दे दे वो मंजूर। अब अगर चाहे बेटी हो चाहे बेटा, अगर हम उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं और वो जाके नाम रोशन करता है, तो क्या ये मैटर करता है कि वो बेटी ने किया कि बेटे ने किया? नहीं करता ना। इसके बाद अगर लड़कियां भी बराबरी से लड़कों की तरह आगे आके देश का नाम रोशन करेंगी, घर का नाम रोशन करेंगी, तो क्या प्रायोरिटी दी जाएगी लड़कों को? नहीं दी जाएगी। समाज में लैंगिक समानता आएगी। इसके बाद क्या है कि जो हमारी जो संरचना है, अगर हमारे यहाँ पे इस चीज की जागरूकता होगी कि खर्चा चलाना क्या है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, तो क्या लोग ज्यादा जनसंख्या पैदा करेंगे? कई तो प्रेशर में करते, सोसाइटी का प्रेशर रहता है,
करते हैं कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं सरकार ला रही, इनकी जागरूकता ज्यादा फैलानी पड़ेगी। लाडली लक्ष्मी योजना आई, उसके तहत 2.5 लाख रुपए मिलते ना, इन सबको क्या करना पड़ेगा? प्रभावी तरीके से लागू हो। क्या होता कि कई बार मान लो किसी की 3 बेटियां हुई तो क्या कर देते? किसी और के नाम करा देते। हमारे यहाँ कानून तो सब है, लेकिन हम लूप होल भी तो ढूंढ लेते ना, कर लेते। अगर हमें तीसरा बेटा चाहिए तो हम किसी और के नाम करा लेते। तो हमें इन सब से क्या बनना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। चौथी चीज क्या है कि जैसे ये बाल विवाह रोकना पड़ेगा। कम उम्र में शादी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। जब वो अपनी एक एज में शादी होगी तो जो उनकी जनरेशन होगी वो कैसी होगी? अच्छी होगी, उनका भी दिमाग विकसित होगा। तो हम इन सब पे जब ध्यान देंगे तो हमारी जनसंख्या कैसी बन जाएगी? वरदान बन जाएगी ना। अभी क्या है? अभी साफ है, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे देश में देखो, आप लोग एक साथ न नेगेटिव हुआ करो न एक साथ पॉजिटिव हुआ करो। पहले भी कंडीशन कुछ थी, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज भी आ रहा है। लेकिन अगर कहीं पे ज्यादा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कारण हम सब भी, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे, आप लोग साफ सफाई से नहीं रहते। आप सभी तो देश का जाके भविष्य बनना हो। आपको जब पोषण की जानकारी रहेगी, अगर हर माँ को जागरूकता रहे तो क्या बच्चे 2 से 3 हो सकते हैं? अब जब ये सब चीजें हमारे यहाँ पे क्या करती है सरकार, लाती है, ये जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, सुनने कौन जाता? कोई नहीं जाता। क्या लगता हमें? वो अभी मुफ्त में एक पेन बांट दो, जनता जुड़ जाएगी। हम प्रायोरिटी नहीं देते, समझ रहे चीजें? तो ये सब चीजें हमें मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। तो जब आपकी में आर्थिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन आएगा तो ये सब फैक्टर आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। अब इस जनसंख्या का 5 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास कर रही? ग्रामीण एरिया में। अब हमें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो काय पे फोकस करना पड़ेगा? ग्रामीण पे। और ग्रामीण वाले में क्या समस्या है? यहाँ पे सब लोग काय पे निर्भर है? और कृषि हमारी कैसी है? मौसम पे निर्भर। काय पे निर्भर? देखो, हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप अगर सोचो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं, पॉलिटी ना लाओ, पॉलिटी पढ़ा दो, इकोनॉमिक्स, हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब आपको ये वाली ज्योग्राफी वाली चीजें हैं, अगर ये आपको पता होगी तब तो आपको आर्थिक कंडीशन पता आएगी। तो कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। अगर आपको कैसा अध्ययन करना है, ब्रॉड तरीके से, व्यापक तरीके से, तो आपको हर सब्जेक्ट को इंटरलिंक करना आना चाहिए। समझ गए? हर चीज को एक दूसरे से जोड़ा करो ना। जैसे आपको मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पढ़ना है तो जनसंख्या पता नहीं होगी, आप कर लोगे कैसे? अगर आपको मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना है, मान लो किसी विधानसभा से, वहाँ की जनसंख्या नहीं पता तो आप जीत जाओगे क्या? मान लो पता चला कि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो वहाँ पे जनजाति ज्यादा रह रही, तो फिर आप जब अपने भाषण देने जाओगे तो जनजातियों की बात करोगे ना? करोगे। अगर आप इंदौर में ऐसे मान लो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां जाके गांव की बात करें तो आपको वोट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आपको समझ होनी चाहिए। वो हमें कैसे, हर चीज को कैसा पढ़ना चाहिए? ब्रॉड तरीके से, सारे दृष्टिकोण खोल के। तो जब हमारी जनसंख्या मध्य प्रदेश की 7,26,26,809 है, जनसंख्या कहाँ है? 5 करोड़ से ज्यादा कहाँ? ग्रामीण। तो हमें फोकस कहाँ ज्यादा करना पड़ेगा? ग्रामीण जनसंख्या कहाँ लगी? कृषि। और कृषि काय पे निर्भर है? अब हम क्या कर देंगे मौसम से हम निपट सके? मौसम है क्या हमारे यहाँ? नहीं है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की, रबी की और जायद होती है। अब हम किन फसलों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं? जिन पे हमें क्या मिलता है? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब MSP जिन पे मिलता है तो हम क्या कर रहे हैं? अदर फसलों पे फोकस नहीं दे रहे हैं। जब वो क्या होता है, जब मौसम खराब हो जाता है या तो अचानक ज्यादा बारिश हो जाए या फिर सूखा पड़ जाए
तो क्या सरकार क्या देती आपको? लोन माफ कर देती और मुआवजा देती। लेकिन जो हम लोन ले रहे हैं, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे किसान की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से लेते? वो साहूकारों से ब्याज लेते। तो सरकार ऊपर से जब लोन भी माफ कर रही तो उसका लाभ किसको मिल रहा है? अमीर किसानों को जो पहले से सेट है। हमें फायदा किसको पहुंचाना है? गरीब किसानों को। वो कहाँ से ले रहे? साहूकारों से। और साहूकार उन पे क्या लगा रहे? ब्याज, मनचाहा ब्याज लगा रहे, कुछ भी गिरवी रख रहे। तो इसीलिए किसान क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुसाइड। हर चीज लिंक है, समझने लगे आप लोग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कृषि को कैसा बनाना पड़ेगा? मल्टी तरह से बनाना पड़ेगा। कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो हमने बताया कई बार आपको, यहाँ पे हमने क्या कर ली? खेती कर ली। यहाँ पे हमने एक दो पशु पाल ली, साथ में हमने कोई और सब्जी अब्जी पाल ली, जो हमारा दैनिक जीवन चल। मतलब किसी भी चीज पे इतना निर्भर ना हो जाओ कि अगर वो ना हुई तो क्या हर चीज हमारे हाथ में है? कृषि तो मौसम पे निर्भर है ना। अब जब मौसम पे निर्भर है, मान लो बुंदेलखंड वाला एरिया लगातार सूखा से ग्रस्त है, तो हम यहाँ पे जगह जगह क्या कर रहे हैं? कुआं खुदवा रहे हैं ना। तो जब हम यहाँ पे जगह जगह कुआं खुदवाएंगे, तो अगर आज इस बार आपकी खेती अच्छी भी हो जाएगी, तो क्या आप गारंटी लिए कि आपकी हर साल खेती अच्छी हो जाएगी? क्योंकि वहां पे तो हमें पता चल गई कि जल की समस्या है, तो हमें काय पे फोकस करना पड़ेगा? ड्रिप सिंचाई काय पे करना पड़ेगा ना। अब ड्रिप सिंचाई पे हम फोकस करेंगे तो क्या गांव का गरीब किसान इतना बड़ा आदमी है कि वो ड्रिप सिंचाई की मशीनें ले सके? तो जब ड्रिप सिंचाई की मशीनें नहीं ले सकता, तो सरकार उनके लिए क्या करती है? ये उपलब्ध कराती है, सब्सिडी देती है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम कागज, हर चीज में कागज लगते, तो यहाँ पे हमारा किसान डर जाता है और भ्रष्टाचार का चरम पे। अगर ऊपर से 1 रुपया आता है तो जनता का कितना पहुंचता है? 25 पैसे। लेकिन अब क्या आ गया? डिजिटल जमाना। अब अगर 1 क्लिक से ऊपर आपको 1500 रुपए भेजा जाता है, तो डायरेक्ट आपके खाते से आता है। अगर ये डिजिटल जमाना ना होता, तो यही पैसा आपको कलेक्टर निकाल के देता या बैंक का बाबू निकाल के देता, तो आपको कितने देता? 10-25 पैसे। 1500 रुपए लाडली बहना का रहा। आज ऊपर से समझना, आप लोग क्लिक किया, वो आ गया, सीधा 1500 आता। अब यही पैसा अगर हमारा डिजिटल भारत ना होता, वो ऊपर से भेजा होता, वो आपको जाके कहीं बैंक से निकालना होता, तो आपको कितना मिलता? किसी को 1200 मिलता, किसी को 1000 मिलता। और जो दवा का जुड़ा होता उसके तो कहो वही दूसरे लोग पैसे खा जाते ना। तो इसलिए इसके लिए हम क्या लाए? जन धन योजना लाए। पहले सरकार ने 2014 में क्या करवाया? सबके बैंक में खाते खुलवाए ना। आप लोग समझो, सरकार भी कहाँ से नीतियां बना रही? जब वो इतना अध्ययन करती है ना, तब जाके नीतियां बनाती। और सब कुछ काय पे डिपेंड करता? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। काय पे? दूसरी चीज, 2 फैक्टर हमेशा मैटर करते, एक तो कृषि, दूसरा महिला। एक कृषि, दूसरा महिला। जो भी बजट आता है, आप मध्य प्रदेश का उठा लो और भारत का उठा लो, सबसे ज्यादा फोकस काय पे होगा? किसानों पे। और दूसरा, बजट पे एक न एक महिलाओं को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं को पता है वोटर बैंक है। जैसे लाडली बहना इलेक्शन के समय आई थी, महिलाओं ने वोट दिए। और वो चीज देखो, अभी उसकी भी बात चल रही, तो ये समझ में आ गया आप लोग को? हर चीज एक दूसरे से क्या है? हमें जनसंख्या पता हुई। अब हमें जनसंख्या पता चल गई, तो हमें पता चल गया कि हमें मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी रणनीति कैसी बनानी है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? ग्रामीण एरिया में। अगर हम नीति कैसी बना रहे हैं? शहरी एरिया की, तो क्या मैच करेगा? अब यहाँ बैठा व्यक्ति, जैसे मान लो भोपाल में बैठा व्यक्ति कहे, अरे यहाँ तो सब सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी ले आओ सर और सबको सहायता देते। लेकिन उसको क्या पता कि गांव में नल भी एक बहुत बड़ी समस्या है, नाली भी बहुत बड़ी समस्या है, जबकि जो आपके लिए बहुत छोटी है। आप ऊपर बैठे हो, आपको जमीनी स्तर पे, इसीलिए तो सरपंच लोग को ज्यादा वास्तविकता पता होती। तो हमारी नीतियों में सरपंचों को शामिल किया जाता है क्या? और जो हमारे सरपंच, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो भी उतने शिक्षित है नहीं। उन पे खुद मर्डर वगैरह के केस चल रहे हैं किसी चीज के, तो उनका क्या है? वो गए भी तो वहाँ पे इच्छा शक्ति होगी क्या? उनको कोई रुझान रहेगा? उनको अपने गांव से, जैसे कई आज के समय सरपंच अच्छे हैं जो अवार्ड लेके आ रहे हैं, अपने गांव में ऐसा काम कर रहे हैं, और कई कारण क्या है? इच्छा शक्ति, बदलाव की क्या नहीं है?
वो भी एजुकेटेड नहीं है। जब वो पढ़े लिखे होंगे तो प्लान होगा उनके पास। अब कारण अब क्या है, आप जैसे लोग आगे आओ ना, आप लोग आगे आओ, उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा। जब आप जनता के बीच जाओगे तो आपके पास प्लान होना चाहिए। आप बताओ ना, जैसे आपको प्रतिनिधि बनना है, कोई बात नहीं, आप आइए, आप बताइए मैं ऐसे ऐसे काम करूंगी, फिर आप ये कह दो कि मैं ऐसा ऐसा प्लान करूंगी। तो ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति पोस्ट पे आता है तो वो हर व्यक्ति यही सोच के आता है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन समस्याएं आती हैं, वहीं वो हार जाता है। तो आपके पास उनसे निकलने की भी रणनीति होनी चाहिए। तो वो कब आएगी, जब आप लोग बड़े तरीके से क्या करना करोगे, सोचना शुरू कर। समझ गए। जनसंख्या, अब हमारे मध्य प्रदेश की ज्यादा कहाँ निवास करती, ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में करती मतलब काय पे निर्भर है, कृषि पे। कृषि काय पे निर्भर है, मौसम पे। मौसम हमारे हाथ में है क्या। अब जब मौसम हमारे हाथ में नहीं तो हमें क्या करना है, एक साथ कई चीजों पे फोकस करना। और हम जो फसलें उगा रहे हैं खरीफ रबी और जायद में, उन फसलों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जिनपे हमें MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें हमें क्या मिलता है। और ये कितनी फसलों पे मिलता है, 24। कितने पे मिलता है, और गेहूं चावल पे ज्यादा मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जबकि ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, श्री अन्न पे। श्री अन्न समझ रहे हैं, रागी ज्वार बाजरा, जैसा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन आज के समय इन पे हम क्या नहीं दे रहे, महत्व नहीं दे रहे। अब हमें पता होना चाहिए कि 5 करोड़ ग्रामीण निवास कर रहे हैं। अब एक और फैक्टर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या निवास करती, जनजाति। क्या निवास करती, अब जो जनजाति निवास करती, जो जनजातियों का एरिया है, वो जो हम लोग का एरिया है, जनजाति क्या है, वहाँ विकास कम हुआ है। तो हमें इनके लिए अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अपने लिए क्या, मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है। हम इस फैक्टर को इग्नोर करके पॉलिसी बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो हमें मध्य प्रदेश की अब आपको बना दिया कि आप मध्य प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति को बताओ, क्या बताओ। तो आपको बनाना है बजट, आपके पास आइडिया आ जाएंगे। सबसे पहले आप किस पे फोकस करोगे, कृषि पे, दूसरे नंबर पे महिलाओं पे, तीसरे पे जनजाति। क्लियर हो गया। अब आप क्या देखोगे, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या इतनी। अब इसके बाद हमें पता चल के मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 961 है। आप अपनी पॉलिसी कैसे बनाओगे कि हमारा लिंगानुपात बढ़े कि कम बढ़े। तो आप ऐसी सारी पॉलिसी लाओगे जिसमें महिलाओं को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले ना। समझ गए, कोई डाउट। इसके बाद है, चलो कल पढ़ते।